क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और वह अड़ंगा डाल रही है, राज्य अड़ंगा डाल रहा है। कभी कभी आप श्रीलंका और भारत के संबंधों पर तमिलनाडु का इफेक्ट देखा जाता है, तमिल समस्या, ठीक है, वहां राज्य निर्धारित कर रहा है। किसी किसी मुद्दे पर नीति निर्धारण में राज्य निर्धारित कर रहा है, संधि में राज्य निर्धारित नहीं कर सकता, यह संधि है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, वही है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, रिपीटेड है यूपीएससी का क्वेश्चन। शिक्षा संबंधी अलग है, शिक्षा अलग है, यहां पर कह रहा अंतरराष्ट्रीय संधि। अंतरराष्ट्रीय संधि का मतलब, दो संधि का मतलब होता है या तो द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय हो। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दो शब्द है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जब भी संबंध जब आप देखेंगे तो दो तरीके से संबंध बनेगा किसी राष्ट्र के साथ, और वही संबंध जो है ना संधि का रूप, जब एग्रीमेंट होता है तो संधि का रूप, इसको कहते हैं संधि बन जाना, अंतरराष्ट्रीय संधि हो जाए। तो कैसे? तो द्विपक्षीय संधि बन सकता है। जैसे अभी वर्तमान समय में भारत ने भूटान के साथ बाह्य अंतरिक्ष समझौता किया है, अभी हाल फिलहाल की घटना है कि बाह्य अंतरिक्ष समझौता किया है भारत ने भूटान के साथ, तो ये संधि है, द्विपक्षीय संधि हो गया कि एग्रीमेंट किया है। परमाणु संधि समझौता किया है अमेरिका के साथ, डेनमार्क के प्रधानमंत्री यहां आए हुए थे, हाल फिलहाल आए थे ना। तो डेनमार्क जो पवन ऊर्जा के लिए बहुत बेहतर है, पवन ऊर्जा में बहुत आगे है और वो बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो वहां से टेक्नोलॉजी भारत ने संधि किया टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो ये द्विपक्षीय संधि, किसी राज्य से लेकर के बात नहीं बनेगी। क्लियर? सेकंड, दूसरा होगा बहुपक्षीय संधि। बहुपक्षीय संधि का मतलब है जब कई राष्ट्र मिलकर के संधि समझौता करेगा। कॉप 26 अभी हो रहा है, कॉप 26 हो रहा है। कॉप 26 में प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि हम 2070 तक कार्बन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। यह किसी राज्य से पूछ करके नहीं बोला गया, यह अंतरराष्ट्रीय संधि है। हां, तब जरूरत पड़ेगा जब कोई संधि हो और उसमें संविधान में संशोधन करना हो। जब कोई संधि हो और संविधान में संशोधन करना हो तब भी राज्य की सहमति नहीं मानी जाएगी, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। मानी नहीं जाएगी लेकिन पूछा जरूर जाएगा। अब आप कह रहे शिक्षा, तो शिक्षा शब्द यहां कहां से आएगा? संधि का मतलब है किसी, हो सकता है व्यापार के रूप में हो सकता है आपका पर्यावरण के संबंध में हो, या किसी अन्य तकनीक के आवागमन को लेकर के हो। क्लियर? शिक्षा का मतलब है कि आप लोगों को जोड़ करके और बताएं कि हां भैया हम इससे संधि कर रहे हैं, कोई दिक्कत, जैसे तीस्ता मामला, डीएमके हमेशा ये एआईडीएमके और डीएमके हमेशा श्रीलंका के साथ संबंधों को लेकर के हमेशा विवाद में देखा जाता है। मुथैया मुरलीधरन की डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी, उस पर डीएमके का विरोध हुआ, डॉक्यूमेंट्री पीछे हट गया। तमिल समस्या को लेकर के, वहां श्रीलंका में सिंहली और तमिल भाषा को लेकर के विवाद है। क्लियर? उसका इफेक्ट कभी कभी दोनों के संबंधों में भी दिखाई देता है। राजीव गांधी की हत्या उसी की घटना के कारण है। क्लियर? तो यहां पर राज्यों के, यहां पर कौन निर्धारित, और मैंने उस दिन भी कहा था कि विदेश नीति के निर्धारण में किसकी भूमिका है? संसद की, संसद की शक्तियां बताया था। तो इसमें राज्य कहीं था? वही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना हो। राज्यसभा में
राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता। क्लियर है? यहां पर 95 का है, इसलिए 552 है, होना चाहिए था 550, क्योंकि अब तो 2 एंग्लो इंडियन हट गया है, तो होना चाहिए 50 मैक्सिमम। क्लियर? तो अनधिक नहीं हो सकता। 12 नाम निर्देशित है, भी क्लियर है, ये भी पॉइंट, ये भी क्लियर है। 238 से अनधिक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 238 है, होना चाहिए कितना? 250। कितना है? 238 प्लस 12, 250 हो जाएगा। क्लियर? राज्य क्षेत्र में अंकित x के स्थान पर, इसमें x होगा जरूर कहीं लिखा हुआ, x के स्थान पर किसे रखना ठीक होगा? क्लियर? 552 से अनधिक, 530 से अनधिक, अब यहां पर देखिए 530 है, कितना होना चाहिए? 530 प्लस 20 प्लस 2, 530 प्लस 20 प्लस 2 है ना? यहां पर तो पूरा हो गया, 238 प्लस 12, 530, अब प्लस 20, 50 और 2, ये जो है ना, ये स्टेट से है और ये यूटी से है और ये एंग्लो इंडियन है। ध्यान रखिएगा सदस्य संख्या कैसे बटा हुआ है। जो 530, जो 500 टोटल 552 है, होना चाहिए 550 वर्तमान में। ठीक है, तो 550 तो आप किसको घटाएंगे? तब 530, 550, तब 530 किसका हो गया? स्टेट का। अब 500, अब 20 किसका हो गया? क्लियर का? अब कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि निर्देशित एंग्लो इंडियन एक्स, अंकित एक्स के स्थान पर किसे रखना ठीक होगा? वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन करवाना होगा। क्या यह शब्द सही है? क्या कोई मतलब? ये तो मंत्री से रिलेटेड है, वो 530 रहे 550 रहे, कोई मतलब? कह रहा है कि संख्या बात पूछ रहा है, तो किसकी संख्या होगी? 20 से अधिक नाम, यानी 530 प्लस 20 प्लस 2, वो पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या है? मंत्री, तो ये तो शब्द आएगा ही नहीं, तो ऑप्शंस क्या है यहां पे? संख्या पूछ रहा है। किस पर? क्वेश्चंस को सही से पढ़ना, सब बताया हुआ है क्वेश्चंस। ऑप्शन इसमें से है, नीचे देखना, ए होगा। निम्नलिखित में कौन कौन से विषय है? विषय पूछ रहा है, जिन पर विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल, आधे राज्यों का विधानमंडल, संशोधन वाला जब बता रखे थे, ठीक है, कानून बनने के लिए क्या क्या चाहिए, किस मुद्दे पर विधानमंडल है जो से लेना पड़ेगा, बहुमत वाला, अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। कब? जब संघीय व्यवस्था से, और उसमें बताया था यदि न्यायपालिका संशोधन करना हो तब, राष्ट्रपति से के लिए हो तब, तो पहला तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन, और इसकी कोई भूमिका है क्या? कोई भूमिका है क्या? अगर भूमिका होता तो पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं हो जाता क्या? पश्चिम बंगाल बोला है ना कि विधान परिषद की स्थापना कर दीजिए, लेकिन संसद ने किया है क्या? उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? क्लियर?
भारत के संविधान में क्या कथित है, मतलब क्या कह रहा है? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का अंग नहीं होगा। सही है? सही है? वो तो तीनों का संसद तो बना है ना तीनों से मिलकर के, तो गलत है। राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर संसद बनेगी, ये सही है? तो ऑप्शन क्या होगा? क्लियर हो गया? ऊपर वाला देखो ना, क्या कहना चाह, क्या कथित है? तो राष्ट्रपति, एक मिनट, जो संसद बनता है किससे बनता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो इसको सदन बोलते हैं ना, तो ये सदन ही है ना। तब मिलकर के बनता है, सदस्य नहीं होता है। लेकिन एक मिनट, राष्ट्रपति सदन का, ये बताया हुआ है कि राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति सदन, संसद का जो निर्माण होगा वो तीनों से मिलकर के होगा। ऊपर वाला पढ़ो ना, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है? हां, ये दोनों सही है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये दोनों सही है। क्लियर? इनके विरुद्ध कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। उस दिन कैग चर्चा किए थे, कैग चर्चा किए थे ना। अब ध्यान रखना, ये जो है इसको बोलते हैं पीएससी, लोक लेखा समिति को अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसमें क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है पीएससी में, टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22। तो ये हो गया 15 अब प्लस 7, जो रेशियो होता है वो 15 प्लस 7 का रेशियो होता है। क्लियर? पीएससी में तब 15 हो गया एलएस और ये हो गया। लेकिन क्वेश्चंस क्या है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्लियर, ये तो गलत है। अगर सिर्फ लिखता लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य हैं तब तो सही माना जाता, लेकिन इसमें जोड़ दिया क्या, उद्योग और व्यापार के भी सदस्य हैं। अब पीएससी में कौन कौन है? लोकसभा कितने? क्या करता है पीएससी? किसका जांच करता है? तो कैग जो रिपोर्ट देता है, ऐसे है ना, कैग जो रिपोर्ट देता है तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको सौंप देता है? पीएससी को। तभी ना उस पर चर्चा होती है सदन में। क्लियर? तो ये चीजें, तो क्या हो जाएगा इसका? छोटा नहीं होगा क्या? सही नहीं है। किसी बिल या विधेयक को तब धन विधेयक कहा जाता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 110 में। ध्यान रखिएगा, कभी बार पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि किस में है। धन विधेयक तब कहा जाता है जिसमें केवल कर के अधिरोपण, कर लगाने, कर हटाने, कर लगाने, कर अर्थात कर की जहां बात होगी वो धन विधेयक वाला होगा। किसका उल्लेख किस में है? इस पर तब माना जाएगा जब इस पर लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर होता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है और इस पर पूर्व में ही लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा। तो कहां लाया जाता है धन विधेयक? लोकसभा में। राज्यसभा की भूमिका इसमें नगण्य है। क्लियर? अब कह रहा है विनियमन करने से संबंधित है। क्लियर? धन विधेयक में भारत की संचित निधि, संचित जो भी टैक्स जमा होगा कहां जमा होगा, और जिसको भी पैसा सरकार देगी, संचित, राष्ट्रपति को पैसा यहीं से मिलेगा, न्यायाधीश को पैसा यहीं से मिलेगा,
एवं भारत की आकस्मिकता निधि जो जरूरत पड़ेगा तब कि अभी रक्षा से संबंधित उपबंध है। क्लियर? धन विधेयक भारत की सिर्फ आकस्मिकता निधि। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या शब्द है और यहां पर क्या शब्द है? क्लियर? होना क्या चाहिए था? संचित निधि होना क्या चाहिए था? ऊपर वाला ऑप्शन सही है, संचित निधि और आकस्मिकता निधि। और तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? सिर्फ आकस्मिकता निधि। धन के उधार लेने और कोई प्रत्याभूति देने, अर्थात पैसा लेने और देने। पैसा कहां जमा होगा? संचित निधि में। यहां पर कहीं संचित निधि का उल्लेख है, इसलिए धन विधेयक में जब भी आप अगर नहीं समझ में आए धन विधेयक, तो जहां संचित निधि शब्द होगा, संचित आकस्मिकता, वो धन विधेयक के अंतर्गत रख लीजिएगा, लिख लीजिए ताकि याद रहे। धन विधेयक, मनी बिल, इसका उल्लेख 110 में है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर होता है। इसमें कर लगाने, कर हटाने, आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें प्राप्त कर संचित निधि में जमा होता है। संचित निधि, संचित निधि और आकस्मिकता निधि, ब्रैकेट में कहीं कहीं लिख दीजिएगा, कहीं कहीं आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि। क्लियर? इसमें क्या लिखे? संचित निधि, संचित निधि ब्रैकेट में आकस्मिकता निधि को शामिल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ आकस्मिकता है शब्द है, संचित तो शब्द है नहीं। केवल लोकसभा। धन विधेयक कहां? वित्त विधेयक कहां? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन 14 दिन तक अगर नहीं करता तो अपने आप पास हो जाएगा। तो लोकसभा, तो राज्यसभा की भूमिका वित्तीय बिल में नहीं है। विनियोग विधेयक कहां? लोकसभा। जो भी बिल पैसे से संबंधित जो भी आएगा उस सब का सब लोकसभा। छह महीने तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आप याद रखिएगा, दोनों व्यवस्था है। यह किससे संबंधित है? किस प्रणाली से संबंधित है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली नहीं, संसदीय प्रणाली। क्योंकि राष्ट्रपति यानी कि संवैधानिक प्रमुख जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट, ठीक है, या जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इस संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ। क्लियर? हां, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वह तब जब आपातकाल लागू हो, तब। ऐसे नहीं,
आपातकाल लागू होने की स्थिति में 6 वर्षों के लिए कितने समय में कितना बुलाया जाता है इसे? 3। ऐसे 3 सत्र जो बुलाया जाता है, अगर सत्र बुलाया जाता है लोकसभा का तो 3 कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्लियर? यही सत्र जो है ना, ये 2 भागों में बढ़ जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 2 भागों में बढ़ जाता है। क्लियर? तो लोकसभा में 3 हो जाता है और राज्यसभा में 4 हो जाता है। कम से कम, तो कम से कम 2। अब कितना महीनों का, मैक्सिमम कितने महीनों का गैप होना चाहिए? 6 महीने का। अगर मैक्सिमम कितने महीने का? तो 6 महीनों का। हाँ, तो वर्ष में 2 बार, तो 6 महीने गैप है ना। बीपीएससी ऐसे ही पूछता है। समाप्त होने का विषय है क्या राज्यसभा? सिर्फ सदस्य रिटायर करते हैं। कितने सदस्य रिटायर करते हैं? 1/3 सदस्य। कितने वर्ष में? तो 2 वर्षों में। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं। अब क्वेश्चन देखो संसदीय प्रणाली से, सोच लो। संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? विधायिका, कार्यपालिका किसके प्रति? तो विधान पालिका के प्रति ना। आय हाय, संसदीय व्यवस्था का किसमें, संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहां विधायिका शब्द न लिख करके विधान पालिका शब्द लिखा हुआ है। न्यायपालिका तो हो ही नहीं सकता है, कोई सर्वोपरि नहीं है, कोई सर्वोपरि नहीं है। याद रखिएगा, प्रमुख है। सर्वोपरि और प्रमुखता में अंतर है। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है, भारत में संविधान सर्वोपरि है। क्लियर? और कोई सर्वोपरि, तीनों शासन के अंग है ये। क्लियर? गवर्नेंस, जिसको आप बोलते हैं गवर्नेंस, गवर्नेंस के तीनों पार्ट है और तीनों जो पार्ट है वो संविधान से शक्ति प्राप्त करता है और संविधान से के अनुसार कार्य करता है। यही कारण लिखा हुआ है कि यदि संविधान का उल्लंघन होगा तो आपको हटा देंगे, हम महाभियोग चला देंगे। क्लियर? इसीलिए कोई यहां सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्लियर? और क्या है देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बात के बजट उसी के नाम से जारी किया जाता है। कौन है इसका? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। क्योंकि इसमें देखो कौन इसमें होगा, इसमें आंसर तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सदस्यता अध्यक्ष करता है? उपराष्ट्र। अब इसका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ इसके निर्वाचन में लोकसभा, और जबकि राष्ट्रपति वाला में लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लोकसभा अब प्लस राज्यसभा, ये राष्ट्रपति वाला में। क्लियर? और इस वाले में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, हाँ। क्लियर? मेरे ख्याल से निर्वाचित सदस्य है, राष्ट्रपति वाला में निर्वाचित सदस्य, हाँ राष्ट्रपति वाला में निर्वाचित सदस्य। लिखे तो हैं आप लोग, किस में है? कौन करता है?
कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त सत्र। कब बुलाता है? जब दोनों के एक कोई पास कर दे किसी विधेयक को, दोनों के बीच विवाद हो जाए, ठीक है, तो किसी मुद्दे पर, जैसे लोकसभा कोई विधेयक को पारित कर दे रहा है, राज्यसभा पारित नहीं कर रहा है, विवाद हो रहा है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, परंतु अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब उच्चतम न्यायालय आ जाइए। हाँ? ये कैसे? सलाहकारी अधिकार था, जब राष्ट्रपति मांगेगा तभी ना देगा। 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगने पर, सलाहकारी अधिकार तक आप पढ़े थे ना, ठीक है, एडवाइजरी अधिकार क्या था कि जब राष्ट्रपति सलाह मांगता हो किसी मुद्दे पर, तब उच्चतम न्यायालय सलाह देता है। तो मुद्दा दो हो सकता है, या तो संविधान के संबंध में, या किसी विदेशी समझौता हो, या उससे संबंध में। तो संविधान में उस सलाह दे भी सकता है, और लेकिन विदेशी वाले में तो राष्ट्रपति मांगेगा तब, ऐसे नहीं। क्लियर? कौन से अनुच्छेद में है? 143 में। क्लियर? किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सलाहकारी। अभी न्यायपालिका चल रहा था ना। अभी रक्षा कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन। अब मानना वाला है क्वेश्चन। ये तो साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन अब मानना वाला है। अब मानना मैंने बेहतर तरीके से बताया था। अब मानना वाला को पढ़ो। हाँ, देख लेते हैं कि क्या है। जो न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना। अब मानना का मतलब यानी कि उसने ऑर्डर दिया, लेकिन आप उस ऑर्डर को यानी अवज्ञा कर रहे हैं। क्लियर? जानबूझकर अवज्ञा करना, या उनका पालन न करना, या न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना। बोबड़े वाला, प्रशांत भूषण वाला केस। क्लियर? उन न्यायिक अवमानना की कोटि में आता है। ये तो क्लियर हो गया। न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविटी कल ही चर्चा कर रहे थे। न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। न्यायिक सक्रियतावाद, इतना शब्दों का पेचीदा है ना ये वाली। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को, यानी न्यायपालिका जो अवमानना कोई करता है तो उसमें दंड देना जरूरी है कि नहीं है, वो कह रहा है। दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं। जब तक आप उसको दंड नहीं देते हैं तब तक अवमानना कैसे आप पूर्ण कर पाएंगे। क्लियर? तो क्या न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है? क्या कहा जा रहा है? अब कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित, जब तक आप किसी जिसने अवमानना किया है अगर आप उसको सजा नहीं देते हैं तो आप इसे न्यायिक सक्रियतावाद नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है। लेकिन अब ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों बात सही है, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है? क्या दोनों दो अलग है ना?
इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या अब देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, कॉलेजियम वाला। ये तो क्लियर हो गया, कॉलेजियम वाला यही है कि अपने मन से जब तक उसको सलाह नहीं देगा। क्लियर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटता है। ये तो गलत है, तो पहला सही है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित, अभी मैंने कहा कि संचित निधि से सबको पैसा मिलता है, संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, अर्थात कोई भी विधान लोकसभा उसको बदल नहीं सकता है। यह सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। गलत है, तो क्या सही है? 1 और 3। क्लियर। ए आरंभिक अधिकारता, आरंभिक मतलब प्राथमिक या मूल? मूल अधिकारता में कौन कौन है देखिए तो। ये तो क्लियर है कि भारत सरकार, केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद हो जाएगा तब तो प्राथमिक अधिकारता में आता है। संसद के किसी भी राज्य विधानमंडल के चुनाव में विवाद होने पर कहीं है, मूल अधिकारता में नहीं आता। भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच, राज्य नहीं है, यूटी है, सोच लो, राज्य है यहां लिखा हुआ, यूटी है, और मूल अधिकारता में राज्य के बीच विवाद हो, केंद्र राज्य के बीच विवाद हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हो, मौलिक अधिकारता संबंधी विवाद हो, तब ना। तो क्या है यहां पर? यूटी है ना, और यूटी में शासन ऑलरेडी किसका चल रहा है? सेंट्रल का, तो विवाद ऐसे भी नहीं होना। क्लियर। तो अब देखो, अब पढ़ो तो, ये सही है, ये सही है, नहीं ये सही है, ये सही है। राज्य के बीच विवाद, कावेरी वाला मुद्दा याद कीजिए, है ना, वही क्वेश्चन है ना। क्या बन रहा है या नहीं बन रहा? बोलिए। अभी वही क्वेश्चन था ना, तो कौन से याद में, मूल अधिकारता या प्राथमिक अधिकारता, आरंभिक अधिकारता, जो भी आप बोल दीजिए, सी आ जाएगा। संसद को है, वर्तमान में कितने हैं? 34 हो गया ना, बढ़ गया है क्या? 33 तो पहले था, बढ़ करके 35 हो गया है मेरे ख्याल। 34 है, 34 है, 33 प्लस 1 है, 33 प्लस 1 है, हाँ 34 है। अभी हाई कोर्ट नहीं पढ़ाए हैं, दोनों गलत है।
पहले देख ले, किसी भी केंद्रीय विधि, केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी, लेकिन यदि वह कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो तब करेगा ना। अब चलिए हाई कोर्ट, लेकिन यहां पर क्या है, हाई कोर्ट है, और भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न ऐसा हो सकता है क्या? मौलिक ढांचा वाले से जुड़ गया तो ना तो एक है और ना ही, अगर वहां पर रहता उच्चतम न्यायालय तब सही होता, वहां पर रहता उच्चतम न्यायालय तब सही होता। उच्च न्यायालय उठाएगा कि उच्च किसके पास है, जब संविधान की व्याख्या कौन कर रहा है? क्वेश्चन बनाने का यही तो आपको बताने का उल्लेख है, एक क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, और लगभग क्वेश्चन जो पढ़ाया है वो आया है, वही हम अभी दे ही रहे हैं जो पूछा गया है। बाकी का तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा लेंगे हम। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब क्या होता है? यानी किसकी समीक्षा? कानून की समीक्षा। किसकी समीक्षा? तो कानून कौन पारित करेगा? विधायिका। अब ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनराविलोकन का अब यह कि क्या है, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को ना। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस को? का अर्थ क्या है? आप सोचिए, किसकी समीक्षा करता है? कानून की समीक्षा करता है ना। तो कानून को ऐसा बना दे जो मौलिक ढांचे का उल्लंघन, तो उस कानून को क्या करेगा? अवैध घोषित कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो किसकी समीक्षा? किसकी समीक्षा? कानून की समीक्षा। क्या ये है? क्या राष्ट्रपति के संबंध में तो कोई चीजें नहीं है? क्या निचले अदालतों द्वारा दिए गए निर्देश को खत्म कर सकता है क्या पूरी तरह से? न्याय समीक्षा कर सकता है क्या? समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन खत्म कर सकता। याद रखिएगा, अभी हाई कोर्ट ने, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, परसों की बात है, निर्देश दिया है पूरी तरह से बैन, पटाखा पर बैन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश को रोक लिया और कहा कि पूर्ण रूप से बैन नहीं लगा सकते आप। उन्होंने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि पूर्ण रूप से बैन, कोई भी पटाखा नहीं छोड़ेगा, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पूर्ण रूप से आप बैन नहीं लगा, अर्थात उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? लेकिन कानून की बात नहीं, यहां पर निर्देश को खत्म कर दिया, समीक्षा नहीं किया उसको। यहां पर क्या, न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब होता है कानून की समीक्षा करना, अर्थात जब विधायिका किसी कानून को बनाता है और न्यायपालिका को यह महसूस हो कि वह कानून संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता हो, तब उसकी समीक्षा कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। जैसे सीएए कानून, न्यायपालिका एससी में केस में गया हुआ है, सीएए कानून वहां चर्चा में है, अवैध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वो समीक्षा में गया हुआ है। अनुच्छेद 370 समीक्षा में गया हुआ है, जो कानून बनाया ना अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए, वो समीक्षा में गया हुआ है। अगर न्यायपालिका को लगेगा कि सीएए कानून मौलिक ढांचा का उल्लंघन करता है, तो सीएए कानून लागू नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक न्यायपालिका ने इस पर डिसीजन नहीं दिया है, आज नहीं तो कल देगा। सभी प्रकरण पर, तो सभी प्रकरण का मतलब यहां क्या है? कोई शब्द ही नहीं है, सभी प्रकरण में आ जाएगा क्या? कार्यपालिका कोई कार्य करती है तब, ठीक है, न्यायपालिका या निचली अदालत को आदेश दे तब,
जबकि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? समीक्षा। किसकी समीक्षा? तो कानून की समीक्षा। क्लियर? तो कानून शब्द जहां आएगा उसकी समीक्षा का। जैसे मौलिक ढांचा वाला क्या हुआ था? शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद मामला, समीक्षा ही हुआ था ना, वही वाली है। हाँ, वो भी समीक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो भी समीक्षा के अंतर्गत आएगा। न्यायिक पुनः अपने बयान को ही बदल दे, अपने बयान को बदल दे, लेकिन समीक्षा किसका किया जाएगा? कानूनों को ना समीक्षा करेगा। हो सकता है कानून उस बाद में और लागू हो, इसलिए हमेशा अपना बयान क्या है वो बदलता रहता है। क्या है इसमें? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कॉलेजियम, कॉलेजियम शब्द तो आधिकारिक तो है नहीं, संवैधानिक। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। अब पुनरावलोकन, यदि कोई कानून या संविधान के विपरीत हो तो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो क्लियर? निचले न्यायालय, न्यायालय का कोई शब्द होगा नहीं, कानूनी शब्द आएगा। निचले न्यायालय के नहीं, डी कहां से? निचला न्यायालय कानून बनाता है क्या? निचला न्यायालय कानून, मैंने कहा ना, जहां समीक्षा पुनरावलोकन शब्द आ जाएगा ऊपर वाला आएगा, कानून ही शब्द जहां रहेगा। फिर से बोलिए तो। अनुच्छेद 32 को याद कीजिए। यदि लोअर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह निर्णय मुझे सुनना चाहिए, अपने पास मंगा ले सा है। अभी क्लियर मैं कर दूं। दूसरा, यदि निचली अदालत ने किसी को सजा दे दी, किसी को, हाई कोर्ट वाला, तो अब कहां जाएगा? तो आपको अधिकार है अपील करने का, तो वो अपील का अधिकार तो अपील वाले में आएगा, न कि कानून में आएगा। एक मिनट। हाँ, हाई कोर्ट, तब जैसे हाई कोर्ट ने आपको 10 वर्ष से ज्यादा की सजा दे दी, चर्चा हुआ था ना, या आपको मृत्यु दंड दे दिया, तो आपको अधिकार है जाने, तो डिसीजन के खिलाफ जा रहा है ना, कानून के खिलाफ। अब मैंने कहा ना, समीक्षा शब्द आ जाए, पुनरावलोकन शब्द आ जाए, तो क्या आ जाएगा? जहां कानून की समीक्षा होगी। क्लियर? और ये इसी को आप समीक्षा शब्द आप आगे पढ़ करके आप इसी को अलग पढ़ेंगे मौलिक ढांचा वाला में, स्ट्रक्चर्स वाले में। राष्ट्रपति को दिखाई दे रहा है कौन सा कथन? केवल अपीलीय अधिकार है, केवल मूल क्षेत्राधिकार है, केवल परामर्श, तीनों है ना। मूल अधिकारता है तो ही, अपीलीय अधिकारता भी है, और साथ साथ परामर्श मतलब सलाह का अधिकारता भी है। क्या प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय विद्यमान है क्या? ये तो क्लियर हो गया कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय विद्यमान कितने हैं? टोटल 25 है वर्तमान में। भारत के संविधान में प्रावधान कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, यह उल्लेख है कि इसीलिए समय समय पर उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ी है प्रत्येक राज्य में। तो यह सही है और ये सत्य नहीं है, यह है क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 5
5 वर्ष तक पद पर रहता है, होना चाहिए सही, लेकिन समय से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक पहले चौथा देख लेते हैं। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका मतलब विधायिका, व्यवस्थापिका मतलब विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो उसे पदावधि के पूर्व ही पद मुक्त किया जा सकता है। यह हो सकता है। व्यवस्था विधायिका कोई रोल है क्या? वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहती है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक, एक्चुअली होना तो चाहिए 5, तो कार्यकाल 5 वर्ष का ही रहेगा कार्यकाल, लेकिन इसमें विधायिका का कोई रोल है नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। तो ये बढ़ा सकता है, दूसरा कार्यकाल दे सकता है, मैक्सिमम 5 वर्ष, मिनिमम आप कभी भी हटा सकते हैं किसी का भी। अब राज्यपाल बनने के लिए देखो, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि आप किसी और राज्य, नैतिक है, नैतिकता यह कहता है कि आप उस राज्य के जहां पर राज्यपाल बनने वाले उस राज्य के नहीं हो। हाँ, जरूरी नहीं है, उस राज्य में भी रह सकता है या कहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। राज्यपाल, मंत्री, और मैंने राज्यपाल की शक्तियां स्पेशल बताया था। राज्यपाल की इतनी शक्तियां हैं कि आप इसको देखिए कि कभी भी क्या विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है अगर बहुमत ना हो तो। क्लियर? भारत के राष्ट्रपति के विचार किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, ये भी उससे अधिकारता में है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। उच्च न्यायालय को परामर्श मांगने के लिए कहता है, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए कहता है तो क्या हो जाएगा? पहली अधिकारता फिर से सुन लीजिए, किसी भी विधेयक को पारित कर सकता है, पास कर दे, मैंने क्लियर किया था, पास कर दे तब कोई दिक्कत नहीं है। यदि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे हो सकता है, या राष्ट्रपति के लिए, दोनों बातें इसमें है। पुनर्विचार के लिए भी मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री अगर बना दिया और वो पारित, वो अल्पमत में आ जाए, बर्खास्त कर सकता है। विधानसभा को यानी कि बहुमत साबित करने के लिए समय निर्धारित करना, सब उसके विवेक शक्ति में है। हां, डिजॉल्व, विधानसभा डिजॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री का, अगर प्रधानमंत्री, राज्य और केंद्र में अंतर है, केंद्र में यदि प्रधानमंत्री को अगर बर्खास्त कर दिया जाए तब पूरा लोकसभा समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि मुख्यमंत्री हट जाए तो विधानसभा तब भी रहती है, तब भी विधानसभा रहती है। कोई और गठबंधन करके सरकार बना सकता है, जैसे पीडीपी जो बहुमत खींच लिया था, ठीक है, तब बहुमत जब खींचा तो महबूबा मुफ्ती उस समय मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री, विधानसभा भंग नहीं हुआ था, बीच में गठबंधन चलने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम मिलकर के गठबंधन बनाएंगे। जब तक विधानसभा भंग नहीं होगा तब तक चुनाव, यह महाराष्ट्र में भी हुआ, राज्यपाल करेगा, राज्यपाल के पास अधिकार, कर्नाटक में भी कई बार हुआ। आप गुजरात में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया, एक मंत्री तक वहां नहीं बचा। क्लियर? एक मंत्री तक, इसका मतलब विधानसभा भंग नहीं हुआ। केंद्र और राज्यों में अंतर है। यदि केंद्र में कोई मंत्री यदि त्यागपत्र दे दे, कोई मंत्री यदि हर्षवर्धन हट गए ना, रविशंकर हटे ना, दूसरा कोई आया ना, क्या लोकसभा भंग हुआ? लेकिन यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते थे तो तब भंग हो जाता, तब चुनाव में आना पड़ता, जैसे 96 में हुआ, 98 में हुआ, ठीक है, कई बार चुनाव में आना पड़ा ना। यहां उल्टा, ठीक उल्टा है यहां राज्य में कि यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, बर्खास्त कर दे, तो विधानसभा भंग नहीं होता जब तक राज्यपाल उसको, विधानसभा को भंग ना करे। क्लियर?
किसकी? विधान विधान आय हाय आय हाय, ये होगा, डी होगा। भैया लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा राज्यसभा तो करता है, लेकिन महाभियोग में पार्टिसिपेट करता है। महाभियोग में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा और राज्यसभा। महाभियोग में कर, महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता, लेकिन निर्वाचन में भाग लेता है। समाप्त। चालीस क्वेश्चन बन गया क्या? हाँ सही, बन रहा है ना, बस हम इतना जानते हैं कि बनना चाहिए, समझ में भी आ रहा है। एक बार ना देखिए, एक बार ना कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना, तो यूपीएससी आए बीपीएससी आए कोई भी आए, जब समझ में आए तब ना बनेगा, ना समझ में आए तो फिर